हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी को आपके प्यारे से चैनल आयुष शर्मा द केमिस्ट्री मेंटोर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर को लेकर के। देखेंगे कि कैसे 70 प्लस मार्क्स हम लोग आसानी से ला सकते थे इस पेपर में। ठीक है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। ऑल्दो हम लोग बाहर बैठे हुए तो हम लोग बहुत बार बोल देते कि आसान है, लेकिन उस एग्जाम टेम्परामेंट में 70 मार्क्स लाना इतना भी आसान नहीं होता जितना लोग आसानी से बोल देते हैं। लेकिन सवाल बात यह है कि अगर मैं 70 प्लस मार्क्स 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो इसका मेन ध्येय यह है कि जो भी बच्चे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले उन बच्चों को कम समय में एक ओवरव्यू मिल पाए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर लेना अगर वीडियो पसंद आता, कमेंट करना मत भूलना आप अपने आने वाले शिफ्ट में कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं किस प्रकार के सवाल आए। सबसे पहला सवाल आपके सामने में नजर आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री का सवाल है, मूल कॉन्सेप्ट का सवाल है। बोलता क्या है कि 25 ml 0.1 MbOH का होल ट्वाइस, मतलब अगर मैं मोल्स का बात करूं तो मोल्स ऑफ BOH का होल ट्वाइस क्या निकल करके आ जाएगा, 25 ml है तो इसको लीटर में बदल लेना, -3 × 0.1 कितना आ गया, 2.5 × 10⁻³ मोल्स। ठीक है, डेटा फटाफट लिखते चलेंगे। रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ HCl, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, मतलब BOH का होल ट्वाइस का अगर मैं रिएक्शन लिखूं, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज BaCl2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना। ठीक, अब इस बैलेंस के बेसिस पे ये पता चल रहा है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है बेटा, यस और नो। तो 2.5 × 10⁻³ कितने से रिएक्ट करेगा, 2 × 2.5 × 10⁻³ मतलब कुल मिलाकर के 5 × 10⁻³ मोल ऑफ HCl का रिक्वायरमेंट होगा। और आपको अगर वेट निकालना है तो वेट के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ HCl इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। तो मोल्स के जगह पे क्या लिखोगे, 5 × 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl की जगह लिखोगे 36.5 ग्राम। आपका आंसर 182 × 10⁻³ ग्राम आएगा। आपको आंसर चाहिए मिलीग्राम में, यूनिट्स जरूर ध्यान दीजिएगा। आंसर आ जाएगा 182 mg। क्लियर है क्या? ये हो गया आपका पहला सवाल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में बोला 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जरूर पढ़ के जाना, अपने शिफ्ट में सवाल हो सकता है आ जाए। अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे दिया और 0 ऑर्डर का ये आपका इक्वेशन है, तो बोलता है AB गैस विल फॉर्म A गैस प्लस B गैस, द ग्राफ इज गिवन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ AB, फाइंड द हाफ लाइफ टाइम इन मिनट्स। कोई बात नहीं, इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि एट t बराबर 0 पे AB का वैल्यू क्या है, तो मैं इसको AB नॉट लिख देता हूं, कितना 0.6 m। किसी भी एक पर्टिकुलर t पे ले लो, मान लो ये 100, अगर t 100 सेकेंड्स है तो इस 100 सेकेंड पे कितना इसका आ रहा है, कंसंट्रेशन 0.55 m। आपको पता है ये 0 ऑर्डर का अगर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो रिलेशन क्या है K और T के बीच में, AB नॉट माइनस ABT बराबर K × T। AB नॉट क्या आ जाएगा, 0.6 माइनस 0.55 बराबर K × T। T के जगह पे क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 0.05 बराबर K × T। तो यहां से K की वैल्यू क्या निकल कर क्या आ जाएगी, 0.05 अपॉन 100। तो यहां से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 10⁻⁴। K की वैल्यू आगे निकल करके, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब अगर मैं हाफ लाइफ पीरियड का बात करूं तो हाफ लाइफ पीरियड क्या बोलता है कि AB नॉट अपॉन 2K, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन 2K। K की वैल्यू आपको दी गई है, AB नॉट की वैल्यू कितनी है 0.6 अपॉन K की वैल्यू क्या लिख दोगे, 5 × 10⁻⁴। ये हो जाएगा 10 10 100, ये हो जाएगा 1/100 का, सॉरी 1/10⁻²। तो यहां से हाफ लाइफ क्या निकल करके आ गया, 100 सेकेंड्स। यहां से आपका क्या निकल करके आ गया, 100 सेकेंड्स इंटू 6, तो क्या 600 सेकेंड्स। मिनट में चाहिए, 60 से डिवाइड दे दो, हाफ लाइफ किस में आ जाएगा, मिनट में, जो कि कितना हो जाएगा 10 मिनट्स। आया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन है आसान, अब बना सकते हो। उसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फॉर द गिवन फॉलोइंग चेंजेस, आप H2O लिक्विड को H2O गैस में बदल रहे हैं, कहां से कहा, 5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में।
आपसे पूछा है इसमें करेक्ट आंसर क्या है। ऑब्वियसली आप लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं तो आप यहाँ पर हीट दे रहे होंगे, हीट इज गिवन टू दी सिस्टम, मतलब क्यू आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सिर्फ यही दो केसेस में है, एक इधर है और एक इधर। दूसरा आपका क्या बोलता है लिक्विड गैस में बदल रहा, मतलब यहां पर क्या हो रहा है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको भी पता है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब ऑप्शन सी आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको सही नजर आ रहा है। अब डेल्टा यू तो पॉजिटिव होना ही है, आपको पता है लिक्विड से ज्यादा इंटरनल एनर्जी गैस का होता है, तो डेल्टा यू यहां पर क्या होता हुआ नजर आएगा बेटा, पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये ग्राफ दे दिया किसके बीच में, CS2 एंड एसीटोन। अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है, ये एग्जांपल आपको पॉजिटिव डेविएशन वाले पैराग्राफ में दिखता हुआ नजर आएगा, जहां पर आइडियल और नॉन आइडियल को डिफरेंशिएट करते हैं, पीछे साइड में पन्ना पलटोगे ये एग्जांपल दिखता हुआ नजर आएगा। अब इसमें आपको खाली देखना है यहाँ पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कौन सा है, तो मेरे को तो एक ही नजर आ रहा है, ये है थर्ड वाला। अब सभी में P0 CS2 P0 एसीटोन से ज्यादा ही है हर ग्राफ में, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर नहीं है तो इसको हटा देना, यहां पर नहीं यहां पर है तो इसको रहने देना। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि वोलाटाइल लिक्विड ज्यादा होता है CS2, तो ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब सेल रिप्रेजेंटेशन पे सवाल पूछ दिया। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखोगे। सेल रिएक्शन आपका क्या निकल करके आएगा, एक तरफ आएगा Cl माइनस एक्वस प्लस Ag प्लस Fe2 प्लस कन्वर्ट इंटू Fe3 प्लस, और ये Ag आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस में। यही है रिएक्शन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आप ई सेल का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, E0 सेल माइनस 0.06 लिख दे रहा हूं, इससे 0.05 नहीं लेना ज्यादा अच्छा होता है, डिवाइडेड बाई n। n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 2 से किस में जा रहा है, 1 में, यहां भी 0 से 1 में जा रहा है, तो n आपका क्या हो जाएगा, n आपका 1 हो जाएगा, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस ऊपर आ जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन Fe3 प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस। अब आ जाओ ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला क्या बोलता है भाई, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस। अगर आप Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव पार्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेगेटिव पार्ट बढ़ेगा तो ई सेल आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको क्या करना है, इंक्रीजेस द EF सेल, EMF बढ़ाना, तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या बोलता है भाई, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस। अगर आप Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो नेगेटिव पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नेगेटिव पार्ट अगर कम होगा तो कम सब्ट्रैक्ट होगा, कम सब्ट्रैक्ट हुआ तो EMF आपका बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सही है आपका। आगे बढ़ते हैं, बोलता भाई डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस। अगर आप Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन को घटाते हो, ठीक है, अगर आप Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन को घटाओगे तो नेगेटिव पार्ट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। नेगेटिव पार्ट की वैल्यू कम होगी तो ई सेल आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट कम हो रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोलता है भाई डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, जब ये सही है तो ये गलत ही है। बोलता है भाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस को अगर आप बढ़ाओगे तो नेगेटिव पार्ट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती हुई नजर आएगी, और ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका, सॉरी बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अच्छा ये रिएक्टेंट साइड में था क्या, Cl माइनस गलती से लिख दिया। और ये Ag प्लस आपका प्रोडक्ट साइड में था, तो Ag प्लस आपका कहां चला जाएगा, ऊपर, सॉरी बॉस, ठीक है। तो Cl माइनस का अगर कंसंट्रेशन को आप घटाओगे, सॉरी बढ़ाना है, यस, इंक्रीज करोगे तो नेगेटिव पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट कम होगा तो ई सेल की वैल्यू आपके इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। ऑप्शन 5 वाला सही है, मतलब ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो केमिकल इक्विलिब्रियम से डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। पहला केस दिया हुआ Kp का वैल्यू ये है, Kc का वैल्यू ये। पहले केस में क्या है, Kp लेस देन Kc है, और दूसरे वाले में क्या है, Kp ग्रेटर देन Kc है। कोई बात नहीं, आपको पता है Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होता है, Kp बराबर Kc RT का पावर डेल्टा Ng, क्लियर। अब R इंटू टी का वैल्यू क्या आएगा, पहले ये चेक कर लेना, क्या ये ग्रेटर देन 1 है क्या। बहुत जन इसको चेक नहीं करते, डायरेक्ट डेल्टा Ng पे घुस जाते हैं, लेकिन मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा, प्लीज चेक द वैल्यू ऑफ RT। आप जब इसको 400 को RT से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1/12 है, 0.082, ये आ जाएगा तुम्हारा 100, और ये आ जाएगा 3, मतलब 33.33। मतलब एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई कि RT की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब हमको क्या चेक करना है, डेल्टा Ng, ठीक। पहला केस में हमको क्या करना है, पहला केस में Kp को लेस देन Kc बनाना है। अगर Kp को लेस देन Kc बनाना है
तो ये सिर्फ तभी संभव है जब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0। अब चेक कर लो कहां पर लेस देन 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो पहला सेट क्या कहता है 1 और इधर 2, तो यहां डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा 1, मतलब यहां तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है। फिर क्या आ रहा है 2 और 1, अब 2 और 1 में क्या हो जाएगा, इधर 2 इधर 1, तो यहां डेल्टा एनजी आपका क्या आ जा रहा है -1। यस, यही वो केस है जहां डेल्टा एनजी लेस देन 0 होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन भी आपको करेक्ट नजर आ रहा है। अब हम सर इसको भी चेक करेंगे क्या, ऐसे ही चेक कर लेना। दूसरे वाले केस में डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देख लेना कहाँ 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये तो अभी हम लोग निकालेंगे, 1 2 के केस में आ रहा है, तो ये भी आपका चेक हो जा रहा है, वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोर का कॉन्सेप्ट है बेटा, टोटल एनर्जी का जूल में आपका क्या वैल्यू चलता है, -21.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² अपॉन n²। इन चारों में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। हम बैठ के सबको चेक नहीं करेंगे भाई, जेईई मेन का एग्जाम में एक ही सेलेक्ट करना है, अगर वो सही हो जाता है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोलता थर्ड ऑर्बिट ऑफ द Li2+, Li2+ है मतलब Z आपका क्या हो गया 3 और थर्ड ऑर्बिट हो गया n, और Z और n की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो ये कट जाएगा तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा -21.6 इंटू 10⁻⁻19, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द Cl Sp Sp एंड Al Si। तो Al आएगा, फिर Si आएगा, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ये ऑर्डर होता है पीरियोडिक टेबल का। अगर हमको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सजाना है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा Al देन Si। अब इन दोनों में तुमको पता है सबसे ज्यादा किसका होगा, फास्फोरस, देन आएगा सल्फर बेटा, फिर आएगा क्लोरीन। तो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर। अब चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर आपका पहला वाला सही है। नेक्स्ट बोलता है करेक्ट बॉन्ड एंगल इन द कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको ही पता है यहां पर आपका लोन पेयर 0 है, यहां भी लोन पेयर 0 है, बचा क्या NF3। अब NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, समथिंग लाइक टेट्राहेड्रल बट हैव 1 लोन पेयर। अब टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन वो कब होगा, जब परफेक्ट टेट्राहेड्रल बनेगा। लेकिन जो कि यहां लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा, तो ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, बॉन्ड एंगल को घटाएगा। अब 126 हो नहीं सकता, 112 हो नहीं सकता, 107 बहुत ज्यादा करीब है, रिपल्शन तो थोड़ा ठीक ठाक है। तो यहां पर आपका एंगल कैसा है, 102 डिग्री के आसपास हमको लग रहा है, सब अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, बोलता करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप 13 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब क्या क्या चीज का है भैया, पहला एटॉमिक साइज का है, तो आपको पता है ये है बेटा खतरनाक ग्रुप, तो पहले इसका ऑर्डर सजा लेंगे। अगर मैं एटॉमिक साइज का बात करूं फिर हम टिक मारेंगे। तो साइज में आपका सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन ये दोनों आपका एक्सचेंज हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है और इसको तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए। ग्रुप 13 और 14 एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। दूसरा क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, चलो इसके बाद देखेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, Tl ऊपर चल जाता है, फिर ये दोनों एक्सचेंज हो जाता है, और नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। Tl का क्यों ज्यादा होता है, ड्यू टू FF कॉन्ट्रैक्शन, और गैलियम का क्यों ज्यादा होता है, ड्यू टू DD कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद बारी आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको बताऊं तो बोरोन के बाद आ जाएगा क्या, Tl के बाद क्या आ जाएगा, इंडियम के बाद क्या आ जाएगा, गैलियम के बाद क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। फिर कहानी आता है बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। तो बॉइलिंग पॉइंट तो एकदम सिंपल ऑर्डर है, नीचे जाओगे तो घटता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा कहानी डिफर है। सबसे नीचे क्या आ जाएगा, गैलियम। अब आओ इसमें चेक करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी आपका रॉन्ग हमको नजर आ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी आपका रॉन्ग है क्योंकि हॉच पॉच है पूरा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बोरोन इज मैक्सिमम, यस ये आपका करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द बोरोन इज मैक्सिमम, ये भी आपका करेक्ट है। ऊपर का तीनों इनकरेक्ट है।
मतलब ए बी सी आर इनकरेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट हटा दो, ए बी डी आर करेक्ट ये भी हटा दो, जहां ए बी आ जाए करेक्ट में इसको भी हटा दो, डी एंड एफ आर द करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का डेप्थ में अगर आपने स्टडी नहीं किया तो फिर आप फंसते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ CFSC ऑफ CO C2O4। अब आपको भी पता ये कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL है। अब CO के ऊपर आ गया 3+ आ गया है, तो CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या नजर आएगा, D6। और अगर आप CFT का वैल्यू लगाओगे ऑक्टाहेड्रल में, आपको भी पता नीचे में कौन होता है T2G और ऊपर में कौन होता है EG। अगर आप इसको क्या मारेंगे बेरी सेंटर, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा -2/5 डेल्टा O और ऊपर हो जाएगा +3/5 डेल्टा O। क्लियर? अब कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, फिर CFSC को मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर निकालने के लिए। तो आपको भी पता है ये 6 का 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएगा, T2G में। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब 6 का 6 इलेक्ट्रॉन इसी में है, तो इसका CFSC की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब T2G में ही है, 2 सॉरी, EG का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। CFSC क्या निकल करके आ जाएगा, -6 × 2/5 डेल्टा O। पहला इसको मैं 1 मान ले रहा हूं, इसको 2 मान लूंगा, ठीक है। फिर बोलता है CR3+ बेटा, CR3+ में क्या हो जाएगा D3 हो गया, तो T2G में क्या हो जाएगा 1 EG में हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 × 2/5 डेल्टा O। अब इस दोनों को हमको क्या करना है बेटा, डिवाइड दे देना है। इसका CFSC डिवाइडेड बाय दिस, तो 6 × 2/5 डेल्टा O -3 × 2/5 डेल्टा O। ये सब कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 2। योर आंसर विल बी 2 फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोलता है COBr absorbs lesser energy than COCl4. Obviously Cl- is more strong ligand as compared to Br-। तो अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो COBr ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट Cl4 हैज हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये बात भी सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैंने बोला शॉर्ट्स के फॉर्म में भी कि भैया इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लेना। NiDMG2, आपको ही पता है इसका रोज रेड कलर होता है। अब इसका स्ट्रक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह भी बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इधर एन इधर एन। DMG का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है ना बेटा। यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन में, इट इज रेड कलर कंपाउंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज रेडली सॉल्युबल, नहीं भैया, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है एट pH 9 डिग्री, ये आपका pH = 9, गलत है। सेंट्रल मेटल आयन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा Ni2+ है। अब Ni2+ मतलब कितना हो गया 3d8, और SFL है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट हैज 4 5 मेंबर्ड कंटेनिंग रिंग, बेटा 5 मेंबर्ड तो कौन सा है, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 मेंबर्ड, ये हो गया 5 मेंबर्ड, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, तो 4 कहां है, यहां से सिर्फ 2 ही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट गलत है। तो आपका क्या सही है भाई, खाली ए ही सही है क्या, अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनकरेक्ट वाला चेक कर लो, BCD आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या बेटा? आगे बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखो क्वांटम नंबर, अगेन देख रहे एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 सवाल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग 2 गिवन सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स, बोला n = 5 है और m = -1, तो ऑब्वियसली m = -1 मतलब ऑर्बिटल के बारे में बात हो रहा है, तो n = 5 में कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, s p d f g, मतलब l की वैल्यू 0 से लेके 4 तक हो सकती है। अब -1 का होगा, यहां तो होगा नहीं, यहां पॉसिबल है -1, यहां भी पॉसिबल, यहां भी पॉसिबल, यहां भी पॉसिबल, मतलब ऐसे 4 ऑर्बिटल होंगे, और 4 ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में कितना होगा बेटा 8 होगा, और 8 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा, तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। इसमें बोला सिंपल कंपेयर द रेट ऑफ द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमेशा वहां पर होगा जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब उससे ऐसे ग्रुप कनेक्ट होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं। अब यहां पर तुम देखो OMe लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, लेकिन इन दोनों में ये ज्यादा विड्रॉ करता है। ज्यादा विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो नाइट्रेशन सबसे कम बी में होगा और सबसे ज्यादा ए में होगा। ऐसा ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में ही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत आसान सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपाउंड्स डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट कहां पर नहीं होगा, जहां पर एसिटल आ जाएगा, जहां पर एसिटल ग्रुप आ जाएगा, या आप कह सकते हो जहां पर एनोमेरिक OH ग्रुप का आपका मात्रा कम होगा, मतलब होगा ही नहीं। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए और बी में नजर आ रहा है, मतलब 1 का ए और बी आपका करेक्ट हो जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी बड़ा आसान सा है। यहां पर पहले आप NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब एसिड बेस रिएक्शन तो होगा। अब ये वाला होगा तो नहीं, मतलब बचा ये और ये। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुमको आगे KOH और Br2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NOH के साथ रिएक्शन कराना है और बनाना क्या है, आइसोसाइनाइड। तो यहां पर आपका सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको देख रहे हो 2 कार्बन वाला चाहिए, मैं तो देख के टिक मार दूंगा, 2 कार्बन वाला तभी पॉसिबल है। ये NC कहां पर बनेगा, जहां पर कार्बन होगा। अब कार्बन एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है थर्ड। या तो मैं ऐसे दिमाग लगा के सवाल बना सकते हैं, या तो पूरा सॉल्व करो बैठ करके, या तो बैठ के पूरा सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, नहीं तो थोड़ा तो लगाओगे तभी जल्दी से आंसर पाओगे बाकी से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CONH2। ठीक, अब आपका फर्दर रिएक्शन होगा, ठीक है, KOH प्लस Br2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। मैं सिंपली आपका बना देता हूं, यहां पर क्या बन रहा होगा, डायरेक्ट बना दे रहा हूं, आइसोसाइनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लास्ट सवाल ले रहा हूं, ठीक है, आज के इस शिफ्ट में। देख लो, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फिर से वही रिएजेंट आ गया, कलर आ गया। मैं बोला रिएजेंट, कलर, नेम रिएक्शन के रिएजेंट अच्छे से याद करके जाना बेटा। अब यहां पर तुम देख रहे हो न्यूट्रल FeCl3 आ गया। न्यूट्रल FeCl3 का कलर कैसा होता है, वायलेट कलर। अब बेयर्स रिएजेंट का पिंक से। अच्छा मान लो ये भी नहीं आता, ये तो बता, टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर और सेरिक अमोनियम रेड। बन गया सवाल, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4th का हो गया P, मतलब ये दोनों हटा दो, 3 का दोनों में ही है। फिर 2 का देख लो, 2 का क्या है, Q, मतलब ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरीका से आपका 23 जनवरी का शिफ्ट 1 का मेमोरी बस्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों के बीच में। इसको जरूर आप फॉलो करवाइए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे, हमारा मोटिवेशन भी हाई रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 23 जैन शिफ्ट 2 के पेपर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।